Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss the lecture second of unit 7, that's gravitation. This is lecture second, lecture number 2 of gravitation. ग्रेविटेशन इसमें हमने डिस्कस करना है लॉ ऑफ पीरियड्स। तो हम लॉ ऑफ पीरियड्स को और इसमें इसी लेक्चर में हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी डिस्कस करेंगे। क्योंकि मैंने इससे पहले लॉ ऑफ पीरियड्स को सेपरेटली डिस्कस किया था, लेकिन जो वो वीडियो था इसकी क्वालिटी थोड़ी वीक आ गई थी। उसमें कमेंट्स आए थे कि दिस लेक्चर शुड बी रिपीटेड, कि बोर्ड अच्छी तरह से नहीं दिखता था। इसीलिए हमें आज ज़रूरत पड़ी। एक तो इस लॉ ऑफ पीरियड्स को हम रिपीट करेंगे और दूसरा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी इसी में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड लॉ of Kepler's third law of planetary motion, that's law of periods. तो पहले हम इस लॉ के स्टेटमेंट पर आएंगे। इट स्टेट्स दैट द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन is directly proportional to the cube of semi major axis. That अगर हम इस तरह t square, where t is the time period, is directly proportional to a cube, where a is the semi major axis, t is the time period. This is the third law, Kepler's third law या law of periods. So we know, according to Kepler's first law, every planet revolve around the sun. हर एक planet जो होता है वो sun के गिर्द revolve करता है in an elliptical orbit. For example, this planet revolve around the sun in this elliptical path, in this elliptical orbit with sun as its one foci. अब if this is taken as the center of the ellipse, let's suppose, then this OA, it is semi-major axis, it's denoted by A, and OB is also semi-major axis A. This is semi-minor axis B. Total major axis 2A, इसका half, यानी semi-major axis A, total minor axis 2B, इसका half, and that's B. तो इसलिए यहाँ पर हम जब कहते हैं कि अब आपको semi-major axis is the half of major axis. So you know time period. Time period is time taken by a planet to complete one rotation around a sun. सन के गिर्द एक प्लैनेट अगर इसने पॉइंट P से स्टार्ट किया, जब ये फिर से पॉइंट रोटेट करके पॉइंट P पर आता है तो उस टाइम एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो उस एक साइकिल को या एक रोटेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, दैट्स कॉल्ड अ टाइम पीरियड। तो लॉ ऑफ पीरियड्स कहता है कि स्क्वायर ऑफ दैट टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। अब ये जो टाइम पीरियड एक प्लैनेट को सन के गिर्द एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, उस टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है वो डिपेंड करता है, दैट्स प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। इसकी जो सेमी मेजर एक्सिस है इसकी क्यूब पर। इसका मतलब है अगर मेजर एक्सिस यानी सन और प्लैनेट जो प्लैनेट पाथ बनाता है, अगर इस ऑर्बिट का मेजर एक्सिस यानी सेमी मेजर एक्सिस या मेजर एक्सिस बड़ा है तो ज्यादा टाइम लगेगा, अगर छोटा है तो कम टाइम लगेगा। इस हिसाब से अगर हम मरकरी की बात करेंगे तो इसको एक साइकिल चक्कर लगाने में कम टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू अर्थ, बिकॉज मरकरी इज वेरी क्लोज टू द प्लैनेट। इसका जो पाथ है उसका जो सेमी मेजर एक्सिस का डिस्टेंस होगा वो कम होगा, तो इसलिए इसका टाइम पीरियड भी कम लग जाएगा। तो जितना सेमी मेजर एक्सिस यानी जो यानी प्लेटो की बात करेंगे, अब नेपच्यून की बात करेंगे, तो इनको ज्यादा टाइम लगता है रोटेशन करने में, क्योंकि उनका जो मेजर एक्सिस है दैट्स वेरी बिग। तो इसका सेमी मेजर एक्सिस भी बिग होगा, तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। तो उसी हिसाब से कि कौन सा प्लैनेट किस ऑर्बिट में राउंड करता है, तो वो उस ऑर्बिट का जो सेमी मेजर एक्सिस है वो कितना बड़ा है, उसी हिसाब से उसको टाइम पीरियड भी लगेगा, उसी हिसाब से उसको एक चक्कर लगाने में टाइम भी ज्यादा लगेगा। तो दैट इज लॉ ऑफ पीरियड। सो यू शुड रिमेंबर दैट इस लॉ ऑफ पीरियड्स को अब हम इसके स्टेटमेंट को पर आएंगे। तो स्टेटमेंट हम लिखेंगे, इसके बाद हम इसके प्रूफ पर भी आएंगे कि किस तरह हम इस स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हैं। तो देखो यहां पर हम लिखेंगे पहले इसका स्टेटमेंट। इट स्टेट्स that the square of
time period of planet, square of time period of planet around the sun is directly proportional to the cube of semi-major axis. Square of time period of planet around the sun is directly proportional to the cube of, that is, t square is directly proportional to a cube. This is the statement of Kepler's third law of planetary motion, या this is the Kepler's law of period. एक प्लैनेट को कितना टाइम एक साइकिल या एक चक्कर लगाने में लगेगा सन के अराउंड, उसका जो उस टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है that's proportional to the cube of semi-major axis. Now here we have to prove this statement. So इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें जो ये है, we will take the motion as a circular. हमें पता है एक प्लैनेट एलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करता है. Let us suppose we will take the path orbit of planet spherical circular orbit in two-dimensional motion. तो circular, तो इसमें ये प्लैनेट जो P है ये है सन और ये रेडियस R है. अब ये जो प्लैनेट P है इट इज इन द सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द सन. ये प्लैनेट मान लो P से स्टार्ट किया, तो फिर जब ये P पर आएगा तो वन साइकिल, दैट मीन उस साइकिल में कितना टाइम लगेगा? दैट इज वन टाइम पीरियड, दैट्स द टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन. तो यहाँ अब पहला क्वेश्चन है, ये जो प्लैनेट है ये इस सन के गिर्द घूम रहा है, तो इसकी मोशन के लिए एक फोर्स की जरूरत होती है. जैसे कि किसी भी सर्कुलर मोशन के लिए एक फोर्स की जरूरत होती है. दैट फोर्स इज सम फोर्स हैज टू प्ले द रोल ऑफ दैट फोर्स, दैट्स कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स. अब यहाँ पर जो प्लैनेट और सन, प्लैनेट सन के गिर्द घूम रहा है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन प्लैनेट एंड सन है दैट प्लेज द रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, और वही फोर्स है जो इस प्लैनेट को इस सन के गिर्द घुमा रहा है. जैसे why moon revolves around the earth? Because gravitational force between moon and earth plays the role of centripetal force. That force is responsible for the motion of moon around the earth. The force of gravitation between sun and earth, that force is responsible for the rotational motion of earth around the sun. So here the gravitational force between the sun and planet, that plays the role of centripetal force. So here if m is the mass of sun and sub m is the mass of planet, then the gravitational force between sun and moon, that plays the role of centripetal force. Now in the proof of law of periods, we will say the gravitational force between sun and planet plays the role of centripetal force. Now we know centripetal force is given by mv square divided by r. This mv square divided by r, this is the centripetal force. This force its role is played by the gravitational force, that is g m divided by r square. We know force between two masses, so we have to discuss this. After that we will discuss this. इस क्वेश्चन के बाद हम ग्रेविटेशनल लॉ को डिस्कस करने जा रहे हैं, तो उसमें आपको अच्छी तरह से समझ आएगा कि ये जी एम एम आर स्क्वायर कहाँ से आता है. तो फिलहाल आपने 9th में पढ़ा होगा उस कंसेप्ट को लेकर. द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास and is inversely proportional to the square of distance between them, and g is the universal gravitational constant. So this gravitational force, it plays the role of centripetal force. This is the mass of planet, so this is cancelled, this is cancelled. इस एक r को ये r कैंसिल करेगा, तो v square is equal to gm divided by r square. So where v is the velocity, it is the speed of planet in the circular motion in the orbit, in its orbit. So we know that v, v is equal to distance divided by time.
सो v इज इक्वल टू डिस्टेंस, एक प्लैनेट यहाँ P से स्टार्ट करता है, जब ये इस P पर फिर से आएगा तो इसने एक साइकिल कंप्लीट किया। अब ये सर्कल है, इसने कितनी डिस्टेंस, दैट्स पैरामीटर या सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, दैट्स 2 पाई r, तो डिस्टेंस की जगह 2 पाई r आएगा, 2 पाई r, और टाइम पीरियड तो t आएगा, तो v की जगह 2 पाई r t, तो 2 पाई r t, ये v स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू gm डिवाइड बाय r स्क्वायर। तो अब ये 2 2s are 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइड बाय t स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट्स gm डिवाइड बाय r स्क्वायर, so this is gm डिवाइड बाय r स्क्वायर, gm डिवाइड बाय r स्क्वायर। r स्क्वायर तो नहीं आएगा क्योंकि इसमें एक r कैंसिल हुआ है, ये ओनली r है क्योंकि यहां पर एक r कैंसिल हुआ है। तो अब इसका रेसिप्रोकल हम देखेंगे तो ये आएगा t स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू r डिवाइड बाय gm। अब यहां देखिए तो t स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 4 पाई r क्यूब डिवाइड बाय gm, तो इसका मतलब 4 पाई gm इज k, तो t स्क्वायर इज इक्वल टू k r क्यूब, और इन अदर वर्ड्स t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, दिस इज द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ, वहां पर ये r की जगह हम सेमी मेजर एक्सिस लेते हैं, तो दैट इज बिकॉज़ सेंटर से वो डिस्टेंस आती है सेमी मेजर एक्सिस, तो दैट इज द t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब सेमी मेजर एक्सिस, व्हेयर 4 इज कांस्टेंट, पाई इज कांस्टेंट, g इज कांस्टेंट, m इज कांस्टेंट, तो इस पूरे 4 पाई gm की जगह हमने एक कांस्टेंट k लगाया, तो t स्क्वायर इज k r क्यूब और t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। दिस प्रूव्स, यहां पर अगर आपको ये जो v इज इक्वल टू, मैंने v को यहां पर 2 पाई r डिवाइड बाय t, 2 पाई बाय t, 2 पाई बाय t इट्स ओमेगा, तो v is equal to omega r, this is the relation between linear velocity, linear motion velocity and angular velocity। ये हमने सर्कुलर मोशन अगर किसी ने नहीं देखा तो इसमें हमने v is equal to r ओमेगा या ओमेगा r, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर r ओमेगा v is equal to r ओमेगा को कन्वर्ट कर सकते हैं कि बहुत सारी बुक्स में ऐसे ही किया हुआ है, v की जगह r ओमेगा, फिर ओमेगा को 2 पाई बाय t में, इस तरह भी हो सकता है, लेकिन आपको इस तरह ये याद रखना है, तो या उस v is equal to r ओमेगा यहाँ पर स्टार्ट पुट करो, या ऐसे जैसे मैंने किया, दोनों तरीकों से ये t is equal to k r cube, t is directly proportional r cube। This was about the Kepler's law of period। So what's the law of period? It states that square of time period is directly proportional to the cube of semi-major axis। This was about the Kepler's third law या Kepler's law of periods। Now we are going to discuss the universal law of gravitation। तो इसमें अब हमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वो हम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, क्योंकि इसको अपलोड करने में फिर टाइम लगता है 2G स्पीड पर, दैट विल बी इन नेक्स्ट लेक्चर।